नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राहोरा आपके समक्ष हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है संधि। दोस्तों, आपने आज तक हिंदी के कई एग्जाम दिए होंगे या ऐसे एग्जाम दिए होंगे जिनके पाठ्यक्रम में हिंदी होता है या हिंदी आता है। ऐसा हिंदी का कोई एग्जाम नहीं है जो संधि के बिना संभव हो। तो कुल मिलाकर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संधि के बिना आपका कोई भी पेपर डिजाइन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अगर आपको मोटा मोटा दिखा दूं कि कौन कौन से एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपके पास एमपीपीएससी मेंस, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, ग्रेड 1, 2, 3 टीचर, सीटेट, एमपीटेट, पटवारी, एसएससी एवं और भी कई सारे एग्जाम। तो इन सभी एग्जामों में हिंदी का लगातार वेटेज है और हिंदी के वेटेज में भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको संधि से जरूर मिलेंगे। कई सारे बच्चे डरते हैं कि भाई संधि बनती नहीं है, क्वेश्चन आते हैं हम पता ही नहीं चल पाता हमें कि वो सॉल्व कैसे होगी, उसके नियम कौन से लगेंगे, कौन से 2 वर्णों से मिलकर परिवर्तन हुआ है। तो ये कई सारी चीजें आपके लिए आपके दिमाग में संधि के लिए होती हैं। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं, करें शुरू। चलो, सबसे पहली बात तो आपके पास ये है कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे पास ये वीडियो लेक्चर में 2 प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। सबसे पहले तो ऐसे विद्यार्थी जो वनडे एग्जाम देते हैं, सबसे पहले ऐसे विद्यार्थी जो वनडे एग्जाम देते हैं जैसे एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, पटवारी, एसएससी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और भी फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी। तो ऐसे तमाम सारे एग्जाम जो आपके पास आते हैं उनमें भी हिंदी का वेटेज होता है। और साथ ही साथ हमारे पास मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम एमपीपीएससी, इसमें भी आपके पास हिंदी का वेटेज होता है। तो मैंने दोनों प्रकार से इसकी परिभाषाएं डिजाइन की हैं, चूंकि आपको एमपीपीएससी मेंस के साइड अगर आप उसको ध्यान में केंद्रित करते हुए पढ़ते हैं तो आपको उसकी परिभाषाएं लिखनी पड़ेंगी, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, लगभग 3 या 4 पॉइंट में वो आंसर फ्रेम करके आपको आयोग को देना पड़ेगा। तो सिचुएशन ये है कि आपके पास दोनों प्रकार से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सबसे पहले संधि की परिभाषा को देखते हैं। तो आपने देखा होगा संधि सामान्यतः 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है। संधि सामान्यतः 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है। पहला है सम, दूसरा है धी। क्लियर है? सम का शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार से और धी का शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र या परिधि। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि भैया कोई भी 2 शब्द अगर आपस में मिलते हैं और मिलकर एक ही परिधि धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। क्लियर है? कोई भी 2 शब्द आपस में जुड़कर एक ही परिधि धारण कर लेते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जिनके लिए वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह डेफिनेशन सबसे ज्यादा यूजफुल है कि 2 वर्णों के मिलने पर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। कोई भी 2 वर्णों के मिलने पर अगर उन दोनों वर्णों के मिलने पर जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिले, जो भी विकार आपको देखने को मिले, वो क्या कहलाने वाला है? संधि कहलाने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा है यहां पर दे प्लस आलय। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो यह मान लेना कि संधि के हजारों एग्जांपल आप सॉल्व कर लेंगे। अगर एक एग्जाम्पल को आप तरीके से सॉल्व करते हैं तो यह मान के रखना कि आप संधि के हजारों एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, एक को समझ लें बस हम। तो सबसे पहली चीज है कि यहां पर लिखा हुआ है 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो आपके पास 2 शब्द दिए हुए हैं। क्लियर है? आपके पास क्या दिए हुए हैं? 2 शब्द दिए हुए हैं। यहां पर हमें देखना है कि भाई कौन से 2 वर्णों के मिलने पर विकार उत्पन्न होगा। भाई ये तो पता करना पड़ेगा ना, वर्ण और शब्द में तो अंतर समझते ही होंगे आप। तो आपके पास यहां तो 2 वर्ण है, यहां 3 वर्ण है। कौन से 2 वर्णों की आवश्यकता है? कौन से 2 वर्णों को मिलाकर परिवर्तन इकट्ठा करें? तो आप एक फॉर्मूला याद रखें। संधि में हमारे पास लगभग स्वर संधि में 15 रूल हैं। इसके अलावा आप व्यंजन संधि में चले जाएं तो ऑलमोस्ट आपके पास 10 के आसपास रूल, 10-12 रूल वहां भी मिलेंगे। इसके अलावा आप विसर्ग संधि में चले जाएं तो लगभग 8-10 रूल वहां भी मिलेंगे। तो ऐसे करके हम पूरा देखें तो 40 के आसपास रूल आपके पास पूरी संधि में देखने को मिलते हैं और वो 40 के 40 रूल एक ही चीज से सॉल्व होंगे, एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। वो फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लिया जाए। सबसे पहली चीज है कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर।
दोस्तों पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर निकालना है और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर निकालना है। जब हम पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर निकालेंगे, जैसे हमारे पास एग्जांपल लिखा हुआ था देव प्लस आलय, पहले वाले शब्द का जब अंतिम अक्षर निकालेंगे तो आधा व करके यहां पर क्या आ जाएगा, छोटा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ आधा वा को आधा किया और छोटा वा निकाल लिया। दूसरा लेटर आपके पास क्या है, बड़ा, बाद में क्या है, ला और या। क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम इन दो वर्णों को उठाते हैं, एक तो ये और एक ये। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर हमारे पास छोटा आ था और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर हमारे पास बड़ा आ था। इन दोनों वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहेंगे भाइयों, संधि कहेंगे। क्लियर है। तो कुल मिला के आप एक चीज याद रखें कि भाई आपके पास दो शब्द होंगे, एक प्लस से पहले वाला और एक प्लस से बाद वाला। संधि की परिभाषा जैसी है वैसे ही हम काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि भाई दो वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हम भी वही करेंगे। कौन से दो वर्ण, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर। क्लियर है इतना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम थोड़ी सी इसकी फैक्चुअल चीजें और देख लेते हैं। कुछ तथ्य और हैं जो एमपीपीएससी मेंस के विद्यार्थियों के लिए काम का होगा कि भाई संधि विच्छेद अधिकतर यौगिक शब्दों में ही संभव है। एक चीज यहां पर लिखी हुई है, पहली वाली लाइन में आप देख रहे होंगे, संधि अधिकतर यौगिक शब्दों में ही संभव है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं तीन। कौन कौन से? पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। क्लियर है। चलिए, रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करना असंभव हो, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ही नहीं हो सकते, और अगर हो भी जाएं तो उन दोनों टुकड़ों का अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को कहा जाता है रूढ़ शब्द। सपोज मैंने एग्जांपल लिखा यहां पर हाथी। भाई हाथी को तोड़ेंगे तो पहला निकल जाएगा हा और दूसरा निकलेगा थी ना। तो हा का मतलब आपको कुछ समझ में आता होगा ना, थी का ना, का हा का मीनिंग होता है ना थी का मीनिंग होता है। क्लियर है। तो कुल मिला के आपके पास रूढ़ शब्दों का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो टूटे नहीं और टूट भी जाए तो उन दोनों टुकड़ों का अपना कोई अर्थ ना निकले। ठीक है। चलिए, यौगिक शब्दों का मतलब आपके पास क्या होता है? यौगिक शब्दों का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा हिमालय, इसको जब तोड़ा जाएगा तो हमारे पास दो शब्द आएंगे, एक तो हिम, हमारे पास लिखा हुआ है हिमालय, और इसको जब तोड़ा जाएगा तो एक तो शब्द आएगा हिम और दूसरा शब्द आएगा आलय। इनको जब जोड़ा जाएगा तो संधि बनेगी। बाकी हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है स्थान। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े भी हों और टुकड़ों के बाद उन टुकड़ों का अपना अपना मीनिंग भी हो, ऐसे शब्दों को आप क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। तो संधि की परिभाषा में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई संधि केवल यौगिक या योगरूढ़ शब्दों में ही संभव है, इसके अलावा आप संधि नहीं बना सकते या विच्छेद नहीं कर सकते। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है आपके पास, संधि या संधि विच्छेद केवल तत्सम शब्दों में ही संभव है। संधि या संधि विच्छेद केवल तत्सम शब्दों में ही संभव है। इसका तात्पर्य यह है कि भाई ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और ऐसे के ऐसे हिंदी में उपयोग किए गए हैं, ऐसे शब्दों को आप बोलते हैं तत्सम शब्द। क्लियर है। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और ऐसे के ऐसे हिंदी में उपयोग किए गए हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। तो संधि तत्सम शब्दों में ही संभव है, विच्छेद भी तत्सम शब्दों में ही संभव है। इसके अलावा आपके पास कई सारे शब्द होते हैं, जैसे संकर शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो ऐसे शब्दों में संधि विच्छेद या संधि के नियम लागू नहीं होंगे। क्लियर है। तो एक चीज आप याद रखें कि भाई संधि केवल उन्हीं शब्दों में संभव है जो संस्कृत के हैं या संस्कृत की परंपरा से हिंदी में निर्मित हुए हैं। इसका मतलब तत्सम। तो संधि केवल संस्कृत में चलेगी या फिर आपके पास कहां चलेगी? तत्सम शब्दों में चलेगी। इसके अलावा आप संकर शब्दों में, देशज शब्दों में, विदेशज शब्दों में, इनमें संधि का उपयोग नहीं कर सकते। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। ये लिखा हुआ देखिए, संकर शब्दों में संधि के नियम लागू नहीं होते, तद्भव विदेशी देशज शब्दों में संधि के नियम लागू नहीं होते। संधि केवल उन्हीं शब्दों में होगी जो संस्कृत की परंपरा से निर्मित हुए हैं। अर्थात कौन से शब्द हैं?
तत्सम शब्द है। सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों में संधि लागू होगी, इसके अलावा आपके पास कहीं लागू नहीं होने वाली। क्लियर है इतना? चलिए, अब सबसे पहली चीज आती है आपके पास कि भाई संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। अब मैं आपको यह बता दूं कि इस पूरे टॉपिक से ऐसे कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, इस पूरे टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। तो सबसे पहला टास्क तो दोस्तों आपके पास यह होता है कि संधि जैसे ही आपको दिखे तो पहचान जाएंगे भाई कौन सी वाली है। संधि जब आपको दिखे तो आप पहचान जाएं कि कौन सी वाली संधि है, ये स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग है। आपके पास तीन टाइप्स लिखे हुए हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो पहला टास्क तो आपके पास कौन सा होगा भाइयों कि हम पहचान जाएं कि संधि कौन सी है। दूसरी चीज, अगर हम पहचान गए तो फिर हम उसको जोड़ पाएं, अगर हम पहचान गए तो उसको हम नियम के तहत जोड़ पाएं, ये दूसरा टास्क होगा आपके पास। तीसरी चीज आपके पास होगी, अगर कोई जुड़ा हुआ शब्द दे दिया, जो संधि बना हुआ शब्द दे दिया, तो उसको तोड़कर अलग अलग करने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। इसका मतलब आपको अलग करना भी होगा। तो तीन टाइप्स के प्रश्न आपके पास सामान्य बनेंगे। पहला तो आपके पास संधि को पहचानना, दूसरा उसको अलग करना, और तीसरा आपके पास होता है आपके पास संधि को पहचानना, बनाना और अलग करना। ये तीन तो मेजर पॉइंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कुछ एक या दो प्रकार से क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि आपके पास कौन से दो वर्णों से मिलकर क्या बनने वाला है। तो मतलब नियम से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास पुट हो जाता है, ठीक है। और कुछ आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, जैसे संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास मोटा मोटा ये अंदाजा है कि भाई संधि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली संधि को बोलते हैं स्वर संधि, दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि और तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से वाले एग्जाम्पल स्वर के हैं, कौन से वाले एग्जाम्पल व्यंजन के हैं और कौन से वाले एग्जाम्पल विसर्ग के हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहचानना कैसे है। सबसे पहला टास्क क्या है आपके पास, पहचानेंगे कैसे उसको। तो पहचानने के लिए सबसे पहली चीज है आपके पास कि भाई मैंने बताया था दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। इसका मतलब दो वर्णों को मिलाने पर जो परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन से दो वर्ण, सबसे पहले हम देखते हैं कौन से दो वर्ण। तो पहला दो वर्णों का योग आपके पास क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। और टोटल 6 प्रकार के योगों से संधि का निर्माण होता है, स्वर व्यंजन और विसर्ग तीनों का। टोटल 6 प्रकार के वर्णों के योगों से संधि का निर्माण होता है, स्वर व्यंजन और विसर्ग का। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला देखते हैं हम। अगर मान लो आपके पास पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या आ जाए, स्वर आ जाए। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास क्या आ जाए, स्वर आ जाए। और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर आपके पास क्या आ जाए, स्वर आ जाए। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी स्वर। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो संधि निर्माण होगी वो कौन सी कहलाएगी, स्वर संधि कहलाने वाली है। इन दोनों के साथ जो संधि निर्माण होगी वो कौन संधि कहलाएगी, स्वर संधि कहलाने वाली है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा है आपके पास, अगर मान लो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास क्या है, स्वर है, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर आपके पास क्या है, व्यंजन है। तो संधि कौन सी बनेगी, तो व्यंजन संधि बनेगी। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास क्या है, स्वर है, और बाद वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास क्या है, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास स्वर है और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर आपके पास स्वर है। तो संधि कौन सी बनने वाली है, व्यंजन संधि बनने वाली है। क्लियर है? तो स्वर और व्यंजन आपस में अगर टकराते हैं तो संधि कौन सी बनेगी, व्यंजन संधि। ये हटा दूं मैं ये वाला। तीसरा है आपके पास, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास व्यंजन और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी आपके पास व्यंजन। तो व्यंजन व्यंजन अगर आपस में टकराते हैं तब भी संधि कौन सी बनती है, व्यंजन संधि बनेगी। क्लियर है? व्यंजन व्यंजन अगर आपस में टकराते हैं तो संधि कौन सी बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। तीसरा हो गया। चौथा योग देखते हैं। अगर मान लो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास व्यंजन है और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर आपके पास क्या है, स्वर है, तब भी संधि कौन सी निर्माण होगी, व्यंजन संधि होगी। तो दो तरीके से आपके पास संधि बन चुकी है। पहली चीज तो यह कि स्वर के सामने स्वर आता है तो स्वर संधि, स्वर के सामने व्यंजन, व्यंजन के सामने स्वर या व्यंजन के सामने व्यंजन। इन तीनों कंडीशन में आपके पास जो संधि बनेगी वो कौन सी बनने वाली है, व्यंजन संधि बनने वाली है। अब आखिरी पोर्शन बचा हुआ है आपके पास विसर्ग संधि का, उसको हम देखते हैं। विसर्ग संधि का मतलब आपके पास यह होगा कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास क्या हो, विसर्ग हो,
और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर आपके पास स्वर और व्यंजन, इन दोनों में से कुछ भी हो। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास स्वर हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर आपके पास स्वर और व्यंजन में से कुछ भी हो, तो संधि कौन से बनने वाली है? विसर्ग संधि बनेगी। तो 4 हमारे हो चुके थे, विसर्ग के सामने स्वर 5 और विसर्ग के सामने व्यंजन 6। इस प्रकार 6 वर्णों के योग से आपके पास संधि का निर्माण होता है। अब आप बिल्कुल बेधड़क पहचान लेंगे कि संधि कौन सी है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने दिया आपको देवालय, सॉरी देव प्लस आलय। भाई इसको तोड़ के देखें, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर निकालें और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर निकालें। तो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? आधा हुआ निकालेंगे तो छोटा, इधर क्या है? बड़ा आ। ला और या को ऐसा छोड़ दो, ऐसा कैसा छोड़ दो। अब आपने देखा पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी क्या है? स्वर है। तो संधि कौन सी निर्माण होगी? स्वर संधि। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपके पास लिखा हुआ है, मान लो एग्जाम्पल, जगत प्लस नाथ, चेक करेंगे कौन सी संधि है, तो सेम वही सिचुएशन, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर। जब पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? आधा था, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? आधा ना। आठ को ऐसा कैसा छोड़ देंगे, ये वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया से अलग अलग कर दिया गया है। अब आप देखेंगे पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर तो ता है, व्यंजन है, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी क्या है? ना है, ये भी व्यंजन है। तो इसका मतलब आपने अभी देखा था कि भाई व्यंजन और व्यंजन आपस में अगर आते हैं, टकराते हैं, तो संधि कौन सी बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। तो आपके पास ये एग्जांपल आपने देख के पहचान दिया कि भाई व्यंजन संधि है। तीसरा एग्जांपल आपके पास रहेगा विसर्ग का। जैसे मैंने लिखा यहां पर मने धन अनुकूल, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर निकालिए और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर निकालिए। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर जब निकालने जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? विसर्ग आएगा, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर निकालेंगे तो क्या आएगा? स्वर आएगा। तो विसर्ग के सामने स्वर अगर आता है तो संधि कौन सी बनेगी? विसर्ग संधि। तो भाई साहब आप एक चीज तो बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे कि संधि को पहचाना कैसे जाएगा कि भाई स्वर है कि व्यंजन है या विसर्ग है। सबसे पहली चीज आपके पास स्वर के सामने स्वर तो स्वर संधि, स्वर के सामने व्यंजन या व्यंजन के सामने स्वर या स्वर के सामने व्यंजन, व्यंजन संधि, विसर्ग के सामने स्वर या विसर्ग के सामने व्यंजन, तो क्या आएगा? विसर्ग संधि। क्लियर है इतना? चलिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम संधि को पहचानेंगे कैसे। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहली चीज आपके पास होती है स्वर संधि। ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर हो तो संधि कौन सी बनेगी? स्वर संधि। अब आपके पास स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि, पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार की संधि होती है। दोस्तों एक चीज बताएं, आपने कई बार संधि के प्रश्न देखे होंगे, उनमें हमने ज्यादातर देखा है कि या तो प्लस से पहले 2 लेटर होते हैं, 2 अक्षर होते हैं, या प्लस से पहले 3 अक्षर होते हैं। प्लस से पहले या तो 2 अक्षर होंगे या फिर 3 अक्षर होंगे। इसका मतलब आपको जो परिवर्तन दिखाई देगा वो या तो दूसरे अक्षर पर दिखाई देगा या फिर तीसरे अक्षर पर दिखाई देगा। ये चीज बहुत अच्छे समझ आ रही है आपको। मैं आपको बिना किसी रूल को पढ़ाए मैं आपको यह पहचानना सिखा दूंगा कि हम स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे। तो स्वर संधि को पहचानने के तरीके में आप ये देखें, सबसे पहले तो संधि कैसी होती है, संधि की प्रकृति या संरचना कैसी होती है। तो संधि में सामान्यतः यह होता है कि आपके पास जैसे मैंने लिखा हुआ है यहां पर स्नान और दूसरा लिखा हुआ है आगार, तो प्लस से पहले कितने लेटर हैं? 1 2 और 3। इसका मतलब परिवर्तन कहां दिखाई देगा? तीसरे लेटर पे। अगर मैंने लिखिया यहां पर महा प्लस आलय लिख दिया, महालय, तो यहां पर कितने लेटर हैं? 2। तो कुल मिला के आपके पास परिवर्तन कहां पर दिखाई देगा? या तो दूसरे लेटर पर या फिर तीसरे लेटर पर, क्योंकि संधि में सामान्यतः आपके पास या तो 3 लेटर होते हैं या 2 लेटर होते हैं। बहुत कम ऐसे चांस होंगे जहां पर एक ही वर्ण होगा, एक ही अक्षर होगा प्लस से पहले, या बहुत कम ऐसे चांस होंगे जहां पर 4 अक्षर होंगे प्लस से पहले। तो आपको परिवर्तन सामान्यतः कहां दिखाई देगा? तीसरे वर्ण पर दिखाई देगा या दूसरे वर्ण पर दिखाई देगा। चलिए अब सबसे पहला है आपके पास दीर्घ स्वर संधि।
दीर्घ स्वर संधि में आपने स्वर देखे होंगे, तो स्वरों की संख्या हमारे पास टोटल 11 होती है। कौन कौन से होते हैं ये सबको याद है, एक बार मन में रिवाइज करके देखें। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ऐसे करके टोटल आपके पास कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, 11 है। चलिए अब दीर्घ स्वर की कैटेगरी में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है। दीर्घ स्वर की कैटेगरी में कौन से स्वर आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो आप ये देखें दोस्तों कि अगर मान लो दूसरे या तीसरे लेटर पर किसी भी संधि बने हुए शब्द को जब आप देखेंगे तो दूसरे या तीसरे लेटर पर अगर आपको बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा देखने को मिल जाती है तो उसे क्या कहेंगे आप, दीर्घ स्वर संधि। अगर किसी भी जगह आपको बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा देखने को मिलेगी तो आप उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने अभी जस्ट लिखा था हिमालय, आप देखें दूसरे लेटर पर क्या लिखा हुआ है, बड़ा की मात्रा लगी हुई है। अगर मैंने लिखा यहां पर अभीष्ट, दूसरे लेटर पर क्या लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है। अगर मैंने लिखा यहां पर लघुर्मी, दूसरे लेटर पर क्या लिखा हुआ है, बड़ाऊ की मात्रा लिखी हुई है। तो कुल मिलाकर आपके पास आपको यह देखना है कि अगर दूसरे लेटर पर बड़ा की मात्रा, दूसरे लेटर पर बड़ी की मात्रा या दूसरे या तीसरे लेटर पर बड़ाऊ की मात्रा देखने को मिलती है तो आप क्या कहेंगे, उसको दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यह पहचान लेंगे। अगला पोर्शन है आपके पास गुण स्वर संधि। अगली चीज क्या है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का मतलब यह होगा कि भाई परिवर्तन आपको सेम जगह पे करना है, या तो दूसरा लेटर या फिर तीसरा लेटर, दो ही चीजें आपके पास, या तो दूसरा या फिर तीसरा। अब आपको परिवर्तन में दूसरे या तीसरे लेटर पर एक मात्रा दिखाई दे, एक मात्रा का मतलब मेरा है ए की या ओ की मात्रा से। अगर दूसरे या तीसरे लेटर पर आपको एक मात्रा वाला वर्ण दिखाई दे तो आप ये मान के चलना कि वो संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। 99% यही आंसर सही होगा। एक आध बात आ जाए तो हम देखेंगे उसको जब रूल पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन 99.9% आपके पास आंसर है, बिल्कुल करेक्ट जाएगा कि एक मात्रा वाले वर्णों को हम क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहेंगे। जैसे मैंने लिखा रमेश, मैंने लिखा लंकेश, मैंने लिखा राजेश, तो सब में आप देख रहे हैं यहां पर भी एक ही मात्रा है, यहां पर भी एक की मात्रा है, यहां पर भी एक ही मात्रा है। वैसे मैंने लिखा वीरोचित, तो यहां पर आप देख रहे हैं ओ की मात्रा है। तो ए और ओ की मात्रा वाले शब्दों को हम क्या रखेंगे, गुण स्वर संधि में रखेंगे। तो कुल मिला के आपको यह देखना है कि भाई दूसरे या तीसरे लेटर पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ाऊ की मात्रा देखने को मिलेगी तो आंसर क्या होगा, दीर्घ संधि। अगर आपको दूसरे या तीसरे लेटर पर एक मात्रा दिखाई देगी, इसका मतलब ए और ओ इन दोनों में से कोई भी एक मात्रा दिखाई देगी तो आप इसे क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि। अब तीसरा है आपके पास वृद्धि स्वर संधि। भाई एक मात्रा वाले वर्ण कहां ले गए थे हम, एक मात्रा वाले वर्णों को हमने रखा था गुण स्वर संधि में, वैसे ही दो मात्रा वाले वर्णों को हम कहां रखेंगे, दो मात्रा वाले वर्ण कहां रखेंगे, वृद्धि स्वर संधि में। क्लियर है इतना। चलिए अब देखते हैं कि दो मात्रा वाले वर्ण ऐसे कौन से होते हैं। दो मात्रा का मतलब मेरा है या तो अ की मात्रा या फिर औ की मात्रा। अ की मात्रा या औ की मात्रा आपको दूसरे या तीसरे लेटर पर दिखाई देती है तो उसे आप क्या कहेंगे, वृद्धि संधि कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, वनौषधि, यहां पर आप देखेंगे ना पर आपको औ की मात्रा दिखाई दे रही है, ना पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, औ की मात्रा दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होगा कि यह वृद्धि संधि होगी। या मैंने लिखा यहां पर एक एक, एक एक में भी आप देखेंगे तो यहां पर आई की मात्रा दिखाई दे रही है, तो दूसरे या तीसरे लेटर पर आई या औ की मात्रा आना इसका मतलब क्या कहलाएगा, वृद्धि संधि कहलाएगा। क्लियर है यहां पर। तो मतलब आपको तीन संधियां बहुत अच्छे से पहचानने में आ गई होंगी, पहला दीर्घ, दूसरा गुण और तीसरा वृद्धि। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगली संधि आपके पास होने वाली है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में भाइयों क्या होता है, परिवर्तन सिर्फ एक पक्ष पर होता है। अब तक हम परिवर्तन दोनों पक्षों में कर रहे थे, हालांकि ये चीज मैंने आपको आगे बताई नहीं है अभी, तो मैं इसको डिस्कस भी नहीं करूंगा। आप तो यही फोकस करें कि दूसरे या तीसरे लेटर से पहले, दूसरे या तीसरे लेटर से पहले अगर आपके पास, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा प्रत्यक्ष, आपके पास
या और वा, परिवर्तन वही होगा दूसरे तीसरे लेटर पर। या और वा से पहले कोई भी आधा वर्ण अगर आपको देखने को मिलता है तो संधि बनेगी आपके पास क्या? यण स्वर संधि। दूसरे या तीसरे लेटर पर या दूसरे या तीसरे लेटर से जस्ट पहले अगर आपको कोई भी आधा वर्ण देखने को मिलता है तो संधि क्या कहेंगे हम उसको? यण स्वर संधि कहेंगे। जैसे मैंने लिखा मधवालय, क्या लिखा है मैंने? मधवालय। तो यहां पर देखेंगे आपके पास दूसरे लेटर पर क्या लिखा हुआ है? वा, और वा से ठीक पहले क्या आया है? आधा था। यहां पर आप देखेंगे या से पहले क्या आया है? आधा था। तो दूसरे या तीसरे लेटर पर अगर आपको या और वा दिखे और उनसे ठीक पहले अगर आपको आधा वर्ण देखने को मिल जाता है तो आप संधि कौन सी बनाएंगे? संधि कौन सी बनाएंगे? गुण संधि, सॉरी यण संधि। क्लियर है इतना? चलिए, एक और परिवर्तन आपके पास होता है। जैसे मैंने लिखा, ये तो दो चीजें हो गई आपके पास। अगर आपके पास मान लो कि एग्जाम्पल है मैंने लिखा आपके पास प्रति प्लस आदेश, और इधर लिख रहा था मैं हिम प्लस आलय। तो यहां पर क्या हो रहा था भाइयों कि दोनों वर्णों से मिलने पर परिवर्तन आ रहा था। यहां से भी निकालेंगे एक वर्ण, यहां से भी निकालेंगे, उन दोनों वर्णों को मिलाकर जो परिवर्तन आएगा वो क्या कहला रहा था? संधि कहला रहा था। और यहां पर क्या होगा कि यहां पर हम इसको अलग करेंगे तो एक वर्ण यहां पर आ जाएगा, दूसरा वर्ण यहां पर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ आपके पास कहां होगा? यहां पर होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि सिर्फ यण और अयादि इन दोनों संधियों में एक पक्ष पर परिवर्तन होता है, जबकि दीर्घ, गुण और वृद्धि इन तीन संधियों में आपके पास दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है। क्लियर है? जिन संधियों में दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है वो कहलाती है प्रधान संधि, और जिन संधियों में सिर्फ पहले वाले या सिर्फ बाद वाले पक्ष में परिवर्तन होता है वो संधियां कहलाती हैं गौण संधि। ऐसे संधि निर्माण में आप देखेंगे कि जिनमें दोनों वर्ण बदल रहे हो, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर भी परिवर्तित हो रहा हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी परिवर्तित हो रहा हो, तो यह सिचुएशन आपके पास क्या कहलाएगी? प्रधान संधि। और ऐसी जगहें जहां पर आपके पास सिर्फ एक पक्ष परिवर्तित हो रहा हो, या तो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर या बाद वाले शब्द का पहला अक्षर, तो संधि क्या कहलाएगी? गौण संधि। क्लियर है? चलिए, अब हम अगली वाली संधि पर आते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि में आपको बहुत स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई देगा, उसको आपको महसूस करना पड़ेगा। जितने अच्छे से आप उसका उच्चारण करेंगे उतने अच्छे से आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर आप ये देखें कि जब भी आपको किन्हीं वर्णों के उच्चारण में आए, अव और आव, किन्हीं वर्णों के उच्चारण में आपको ए, आय, अब और आब ऐसे कुछ उच्चारण महसूस होते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? अयादि स्वर संधि कहेंगे। जैसे मैं इसको देखता हूं, एग्जांपल दिया मैं नयन, तो नयन को आप बहुत धीरे धीरे अलग अलग करके पढ़ें। न आ का उच्चारण आ रहा है, य न, तो आपके पास बीच में क्या उच्चारण आ रहा है? अय का। मैंने लिखा यहां पर नायक, नायक लिखेंगे तो आपके पास क्या दिख रहा है? नायक आय, नायक आय, तो यहां पर उच्चारण किस चीज का आ रहा है? आय का। इसके अलावा मैंने लिखा आपको पवन, 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 तो अब का उच्चारण मिल रहा है, इसका मतलब क्या कहलाएगा? ये भी अयादि। और मैंने लिखा यहां पर पावन, यहां पर क्या आ रहा है? आव, आव, तो ये संधि क्या कहलाएगी आपके पास? अयादि। क्लियर है? मैं दोबारा से फटाफट से सारे रूलों को एक बार और रिवीजन करते हैं, अपन एक बार और सुनते हैं। दूसरे और तीसरे लेटर पर परिवर्तन होगा, ये क्लियर है? चलिए, अगर आपको दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा देखने को मिलेगी तो संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। एक मात्रा वाले वर्ण कहां पर मिलेंगे आपको? गुण स्वर संधि में। एक मात्रा का मतलब एक ही या ओ की मात्रा से। दो मात्राओं वाले वर्ण कहां मिलेंगे? वृद्धि संधि में। या और वा से पहले कोई भी आधा वर्ण मिलता है तो यण संधि। और किन्हीं शब्दों के बीच में अगर आपको ए, आय, अव और आव ऐसे वर्णों का उच्चारण देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा? अयादि स्वर संधि कहलाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। हालांकि दोस्तों ये टॉपिक
अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर इसको बहुत विस्तार से अगर पढ़ाया गया है तो लगभग 5 लेक्चर का समय इसमें, अगर 1 घंटे की क्लासेस रेगुलर चल रही है तो लगभग 5 से 7 लेक्चर इसमें लगते हैं जिससे ये कंप्लीट होगा। तो हम उतना तो आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने आपको पहचानना सिखा दिया। हम पहचानना सीख गए कि स्वर को कैसे पहचाने, व्यंजन को कैसे पहचाने और विसर्ग को कैसे पहचाने। इसके अलावा हम स्वर के पाठ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, इन 5 संधियों को भी पहचानना सीख गए, व्यंजन को भी सीख गए और विसर्ग को भी सीख गए। अब हम ये देखते हैं कि संधि को बनाते कैसे हैं। एक एग्जाम्पल भी आप विथ रूल के साथ विथ सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप टू स्टेप बना पाते हैं तो यकीन मानना कि ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्वर संधि का, वो आपसे नहीं छूटेगा। आप उसको डेफिनेटली बना लोगे, ये मेरा वादा है। बस आपको ध्यान से उसको स्टेप टू स्टेप देखना है कि कैसे उसका हम निर्माण करते हैं और कैसे अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निर्माण। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? निर्माण देखते हैं। सबसे पहली संधि है आपके पास दीर्घ स्वर संधि। मैंने आपको बताया था स्वर के सामने स्वर आता है तो संधि कौन सी बनती है? दीर्घ। स्वर के सामने स्वर आता है तो संधि कौन सी बनती है? स्वर संधि। अब स्वर संधि का पहला प्रकार क्या है? दीर्घ स्वर संधि। हम देखते हैं कि भाई कौन से 2 वर्णों के परिवर्तन से दीर्घ संधि निर्माण होगी। तो सबसे पहला नियम तो आपके पास क्या है? बड़ा आ बनता है। हमने देखा था ना, दूसरे या तीसरे लेटर पर अगर बड़ा आता है तो संधि कौन सी बनेगी? स्वर संधि, दीर्घ संधि। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर बड़ा आना चाहिए। अब कैसे आएगा बड़ा? तो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास क्या होना चाहिए? छोटा या बड़ा या में से एक। और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अब भी आपके पास क्या होना चाहिए? छोटा और बड़ा में से एक। अगर ऐसा होता है तो संधि कौन सी निर्माण होती है? दीर्घ संधि। और आपके पास परिवर्तन कहां पर होगा? बड़ा आ में। तो पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर के रूप में छोटा आ बड़ा मिले और बाद वाले शब्द के पहले अक्षर के रूप में भी आपको अगर छोटा आ बड़ा मिले तो इन दोनों को मिलाकर जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा? दीर्घ संधि का होगा। और वो परिवर्तन क्या होगा? बड़ा आ होगा। अब इसमें 4 प्रकार की संभावनाएं आपके पास होंगी। इस नियम में 4 प्रकार की संभावनाएं आपके पास होंगी। कौन कौन सी संभावनाएं मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। मान लो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा आ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी छोटा हो, तब भी क्या बनेगा? बड़ा। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा आ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी बड़ा आ हो, तब भी क्या बनेगा? बड़ा। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा आ और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर बड़ा, तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर छोटा, तब भी क्या बनेगा? बड़ा। तो कुल मिलाकर आपके पास पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर भी बड़ा, कुल मिलाकर आपके पास पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा बड़ा में से कोई एक और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी छोटा बड़ा में से कोई एक, तो आपके पास संधि निर्माण कहां होगी? बड़ा होगी। बनेगा क्या? आपके पास बड़ा बनेगा। अब हम सबसे पहले रूल पर आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। सॉरी, ये कई सारे एग्जाम्पल आपके पास लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम सिंपल वाले एग्जाम्पल को आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। यहां पर लिखा हुआ देव प्लस आलय, मैं उसको यहां लिख देता हूं, देव प्लस आलय। क्लियर है? क्या करना होगा? सब पता है अपन को। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर निकालना है और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर निकालना है। जब पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? छोटा। और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? बड़ा। ला और या को ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर निकाला हमने छोटा आ और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर निकाला हमने बड़ा आ और ला और या को ऐसा का ऐसा छोड़ दिया। क्लियर? चलिए, अब आपने अभी जस्ट 2 मिनट पहले रूल देखा था कि छोटा बड़ा के सामने छोटा बड़ा अगर आएगा तो संधि क्या बनेगी? परिवर्तन का होगा? बड़ा आ में। अब हम इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो यहां पर क्या बनेगा? बड़ा आ। ला और या तो वैसा का वैसा लिखा हुआ है, इधर क्या है? दे और आदावा। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी शब्द पर अगर हलंत वाला कोई भी व्यंजन है तो उसको हलंत हटाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की पड़ती है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा आदावा। आदावा को अगर पूरा करना है तो हम छोटा लगा देंगे तो कैसा लिखा जाएगा? वाह। आधा वा प्लस छोटी कैसे लिखा जाएगा? वी। आधा वा प्लस छोटा ऊ कैसे लिखा जाएगा? आधा वा प्लस छोटा ऊ कैसे लिखा जाएगा? बू। क्लियर है? तो कुल मिलाकर आपको कोई भी हलंत वाला शब्द अगर आपको पूरा करना है, पूर्ण व्यंजन बनाना है उसका,
तो कैसे बनेगा, वो बनेगा आपके पास कोई भी आपके पास हलंत वाला वर्ण अगर आपको पूरा करना है तो बनेगा कैसे, स्वर के साथ उसको ऐड करेंगे, स्वर उसमें ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कैसे बन जाएगा, पूर्ण बन जाएगा। अब आपके पास ये परिवर्तन आया तो आधा वाह में जब मैं बड़ा जोड़ता हूं क्या बनेगा, बड़ा वाह। इधर क्या लिखा हुआ है, दे, इधर क्या है, ला और या, इन दोनों से परिवर्तन क्या हुआ, बड़ा बन गया, बड़ा को इसमें ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या बनेगा, देवाल है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई समस्या नहीं आपको। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है असुर प्लस आलय, ये दिख रहा होगा आपको, असुर प्लस आलय। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर निकालिए और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर। जब पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आधा रा करके इसको छोटा निकाल देंगे। इधर आपके पास क्या आएगा, बड़ा पहले से दिया हुआ है, ला और या को वैसा का वैसा छोड़ देंगे, छोटा और बड़ा मिलकर क्या बनता है, बड़ा बनेगा, ये कर दिया हमने बड़ा। इधर क्या है, ला और या, इधर क्या है, आधा रा और छोटा। आधे रा का हलंत काटने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बड़ा का, तो ये क्या बनेगा, बड़ा रा। इधर क्या है, आ, इधर क्या है, सु, ये ला और या, इसका मतलब संधि बनके क्या तैयार हुई, असुरालय। असुरालय, ठीक है, राक्षसों के रहने का स्थान। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए ये बाकी के जितने एग्जाम्पल हैं आप इनको खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं बनते हैं तो मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा और मुझे जितने भी सारे आपके पास डाउट है वो सब क्लियर आप पूछ लेना। कुल मिला के मेरी क्लास में आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जितने भी सारे शब्द या जितने भी सारे वर्ण को अगर हम बोर्ड पर लिखते हैं और या मेरी वाणी से जितने भी सारे शब्दों का उच्चारण होगा उन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मेरे द्वारा कहा जाने वाला एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसके साथ हिंदी को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है और संधि को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, एक आधा और रूल देखें। चलिए ये लिखा हुआ सेकंड रूल, मैंने बताया था ना, दो वर्णों या तीसरे वर्ण पर आपके पास बड़ा आ, बड़ी या बड़ाऊ, इन तीनों के साथ जो परिवर्तन आएगा वो संधि कौन सी कहलाएगी, दीर्घ संधि। अब आपके पास है बड़ी, बड़ी कब बनेगी, जब पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर आपके पास छोटी या बड़ी में से कोई एक हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर आपके पास छोटी या बड़ी में से कोई एक हो, तो इन दोनों को मिलाकर जो परिवर्तन आएगा वो संधि कौन सी बनेगी, बड़ी। क्लियर है? जैसा कि आपने किया था स्वर के साथ, बड़ा वाले रूल के साथ, कि वहां पर भी आपके पास चार पॉसिबिलिटियां बनी थी, वहां पर आपके पास चार संभावनाएं थी आपस में जुड़ने की, तो यहां पर भी वही होंगी भाई। छोटी छोटी आपस में जुड़ेगी तब भी बड़ी, बड़ी छोटी आपस में जुड़ेगी तब भी बड़ी, छोटी बड़ी आपस में जुड़ेगी तब भी बड़ी, और बड़ी बड़ी आपस में जुड़ेगी तब भी बड़ी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कवि प्लस ईश लिखा हुआ है। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर, आप यही ब्रह्मास्त्र याद करके रखें बस। पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर। जब पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर हम निकालने जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कवि और बाद में लिखा हुआ है ईश। जब पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर निकालेंगे तो यहां पर आएगा आधा वाह और छोटी निकल के बाहर, इधर आएगी बड़ी और शाह निकल के बाहर। क्लियर है? छोटी तथा बड़ी के सामने छोटी तथा बड़ी आती है तो बनता क्या है भाइयों, बड़ी। यहां पर क्या लिखेंगे हम, बड़ी लिखेंगे। इधर क्या बचा है, शक्कर वाला शाह, इधर क्या बचा है, का और आधा वाह। अब आधे वाह का हलंत काटने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, किसकी पड़ेगी, स्वर की। वेरी गुड। अब स्वर की आवश्यकता पड़ेगी तो इसको जब हम मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, कवीश मिलेगा। क्लियर है? अब आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, बस आपको नियम याद होना चाहिए। अब आपके पास संधि का कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, बिल्कुल आप बेझिझक तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले रूल पर आता हूं। ये बाकी के 2-3 एग्जाम्पल हैं, आप खुद कीजिएगा, नहीं बने तो आप पूछ लीजिएगा।
अगला है आपके पास दीर्घ संधि में तीसरा नियम बढ़ाऊ का। बड़ा हो गया हमारा कंप्लीट, बड़ी हो गई हमारी कंप्लीट। अगला पोर्शन आपके पास क्या है, बढ़ाऊ का है। ठीक है, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। रूल है आपके पास, छोटा ऊ तथा बड़ाऊ के सामने छोटा ऊ तथा बड़ाऊ आता है तो बनेगा क्या, बड़ाऊ बनेगा। छोटा ऊ या बड़ाऊ के सामने छोटा ऊ या बड़ाऊ अगर आपको देखने को मिलता है तो संधि कौन सी बनेगी, मतलब परिवर्तन क्या होगा, बड़ाऊ में होगा। अब सेम आपके पास जो बड़ा वाले रूल में हुआ, बड़ी वाले रूल में हुआ, वही सेम संभावनाएं यहां पर भी डेवलप होंगी। छोटा ऊ आपस में जुड़ता है तब भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ आपस में जुड़ता है तब भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आपस में जुड़ता है तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ आपस में जुड़ता है तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास बधू प्लस उत्सव। बधू प्लस उत्सव, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर, यही रामबाण है आपके पास, इसी को चलाना है बार बार। जितने भी संधि रूपी राक्षस आपको दिखाई दे, एक ही रामबाण चलाना है, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर। चलिए, जब पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, बड़ा ऊ, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर निकालेंगे तो छोटा ऊ। ता, सा और वा, इनको ऐसा का ऐसा छोड़ दिया। चलिए, बड़ाऊ के सामने छोटा ऊ अगर आता है तो परिवर्तन कहां पर होगा, बड़ाऊ में होगा। बहुत बढ़िया, बड़ाऊ के सामने छोटा ऊ आता है तो परिवर्तन कहां होगा, बड़ाऊ में होगा। इधर क्या बचा हुआ है, आधा ता, सा और वा। इधर क्या बचा हुआ है, वा और आधा धा। क्लियर है, इधर बचा हुआ है आधा ता, सा और वा, इधर बचा हुआ है वा और आधा धा। अब इस बड़ाऊ को हमें ऐड करना है पहले वाले में, तो ये आधा वर्ण है, हलंत के साथ लिखा हुआ है बेचारा। इसको अगर हमें पूरा करना है तो पूरे करने के लिए इसकी शादी कहां करवानी पड़ेगी, धा से करवानी पड़ेगी। जब धा से करवाएंगे तो ये हो जाएगा बधू, बड़ाऊ लग गया, और इधर क्या बचा है, आधा ता, सा और वा, तो ये बनेगा संधि बधूत्सव। क्लियर है, तो हम पूरे लेक्चर को एक बार 5 मिनट में रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हमने देखा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें आपके सामने आई। सबसे पहली चीज तो आपके पास संधि की परिभाषा मैंने दोस्तों आपको दी थी। दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि सामान्यतः दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम और धी। सम का मतलब होता है आपके पास भली प्रकार से, और धी का मतलब होता है परिधि। मतलब कोई भी दो शब्द अगर एक ही परिधि धारण कर लेते हैं तो क्या कहलाएंगे, संधि कहलाएंगे। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, संधि विच्छेद केवल यौगिक शब्दों में ही संभव है। इसके अलावा संकर शब्द, विदेशज शब्द, देशज शब्द और तद्भव शब्द, इनमें कभी भी संधि के रूल अप्लाई नहीं होते। क्लियर है, चलिए अगला आपके पास बताया था अगला कि भाई संधि केवल उन्हीं शब्दों में संभव है जो संस्कृत या संस्कृत की परंपरा से निर्मित हुए हैं। इसका मतलब तत्सम शब्दों के साथ ही संभव है। क्लियर है। अब संधि आपके पास 3 प्रकार की थी, जिसको पहचानने के लिए हमने एक रामबाण फॉर्मूला याद किया था, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर। इसको हम देखेंगे और यही दो वर्णों को मिलकर जो परिवर्तन आएगा वही हमारे लिए भाई सब क्या होगी, संधि होगी। अब सबसे पहले हम कहां पर थे, हम पहले वाली स्लाइडों पे आ जाते हैं। कौन से वर्णों के योग से संधि का निर्माण होता है, तो एक तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग। स्वर के सामने स्वर आता है तो स्वर संधि, स्वर के सामने व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि, व्यंजन के सामने स्वर आता है तो व्यंजन संधि, व्यंजन के सामने व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि। क्लियर है। तो 3 कंडीशन है व्यंजन संधि में, 1 कंडीशन स्वर संधि में है। 2 वर्णों के योग आपको विसर्ग में दिखाई देंगे, विसर्ग के सामने स्वर तो भी विसर्ग संधि, विसर्ग के सामने व्यंजन तो भी विसर्ग संधि। क्लियर है। तो यहां पर आपको ये भी चीज दिखाई दे गई। तो कुल मिलाकर हमारी बात सच हो गई है कि 6 वर्णों के योग से संधि निर्मित होती है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, 6 वर्णों के योग से संधि निर्मित होती है। क्लियर है। चलिए आगे हमारे पास था स्वर संधि वाला पोर्शन। स्वर संधि में आपके पास 5 प्रकार थे। सबसे पहला दीर्घ, दूसरा था गुण, तीसरा था वृद्धि, चौथा था यण और 5वां था अयादि। 5 नाम याद हो चुके हैं। मैंने बताया था आपको कि प्लस से पहले वाला शब्द या तो 2 वर्णों के साथ होगा या फिर 3 वर्णों के साथ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या होगा कि परिवर्तन या तो दूसरे लेटर पर दिखेगा या फिर तीसरे लेटर पर दिखेगा।
बहुत कम ऐसे चांस होंगे जहां पर परिवर्तन आपको पहले लेटर पर या चौथे लेटर पर देखने को मिले। क्लियर है? तो अगर आपके पास दूसरे या तीसरे लेटर पर बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ देखने को मिलता है तो ये संधि होगी दीर्घ। गुण में एक मात्रा वाले सारे वर्णों को शामिल किया जाएगा तो ये गुण। वृद्धि में दो मात्रा वाले सारे वर्णों को शामिल किया जाएगा तो ये वृद्धि। या और वा, इन दोनों से पहले कोई भी आधा वर्ण आपको देखने को मिले तो आप क्या कहेंगे? यण। और आपको शब्दों के बीच में अय, आय, अव और आव ऐसे कुछ उच्चारण देखने को मिलते हैं तो क्या कहलाएगा? अयादि संधि कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए, इसके बाद हमने संधि का पहला नियम देखा था, दीर्घ संधि का। पहला था छोटा बड़ा के सामने छोटा बड़ा आता है तो बनता क्या है? बड़ा। दूसरा था छोटी बड़ी के सामने छोटी बड़ी आती है तो बनता क्या है? बड़ी। तीसरा छोटाऊ बड़ाऊ के सामने छोटाऊ बड़ाऊ आता है तो बनता क्या है? बड़ाऊ। इसके अलावा आपके पास क्या था? री वाला रूल भी होता है। री के सामने अगर री आता है तो भी परिवर्तन आपके पास कहां होगा? री में होता है, और ये होती है डबल री एक तरीके से। क्लियर है? तो दोस्तों मेरी कहानी यहीं तक थी। इसके आगे की कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे और मुश्किल से 5 वीडियो में हम पूरे संधि को क्लियर करेंगे। और यकीन दिला रहा हूं मैं आपको, ये 5 वीडियो जिस दिन आपने देख ली संधि की, लगभग 40-40 मिनट के वीडियोस रहेंगे। ये 40-40 मिनट के वीडियोस आपने देख लिए तो ब्रह्मांड से कोई भी क्वेश्चन संधि का आ जाए, आपसे नहीं बनेगा, आपसे जरूर बनेगा। आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। किसी भी हालत पर संधि से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, भले पूरी हिंदी से हो जाए। और ऐसा नहीं है, आपके पास हम हर टॉपिक को अगर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसी तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे तो यकीन मानना कि अगर एमपीएसआई का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और 70 नंबर की हिंदी अगर आपसे पूछी जाती है तो 70 में 70 आप लिख के ले लेना। बस आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक नंबर नहीं घटेगा। 70 की 70 की लड़ाई को हम पूरा करेंगे। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।